जय हिंद। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे, अगर हमें कोई असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट दिया है और उस असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में एसआर लैच यूज होती है, तब उस केस में हम किस तरह से ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको हम इस लेक्चर में देखेंगे। अब जिन असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में लैच यूज होती है, तो उनके लिए ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाना है, उसके लिए ये स्टेप फॉलो करने होते हैं। द प्रोसीजर फॉर एनालाइजिंग एन asynchronous sequential circuit with SR latches can be summarized as follow. For example, मुझे ये asynchronous sequential circuit दिया गया है. This is SR latch which is implemented with the help of NOR gate. और जब SR latch को NOR gate की हेल्प से बनाते हैं तो R को ऊपर लिखते हैं, S को नीचे लिखते हैं, अगर Q को मैं ऊपर लेता हूं। एंड देयर आर टू आउटपुट्स Q एंड Q बार। बाई डिफॉल्ट जो आउटपुट होती है वो Q के अक्रॉस लेते हैं। तो दीज आर द इनपुट R एंड S। तो पहला स्टेप क्या होता है, लेवल ईच लैच आउटपुट yi एंड एक्सटर्नल फीडबैक पाथ इफ एनी विद स्मॉल yi फॉर i बिलोंग्स टू 1 2 k। जैसे इस केस में एक ही आउटपुट है Q, तो मैं यहां पर इसको रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल Y1। सिंगल आउटपुट है तो Y1। इसी तरह से इस सर्किट में अगर एक और लैच यूज होती तब उसको मैं रिप्रेजेंट करता कैपिटल Y2 से, इसलिए लिखा yi। आई कैन बी फ्रॉम 1 to k। अब फीडबैक देखो, यहां से लिया फीडबैक, इसमें अप्लाई किया, तो इसको मैं लिखूंगा स्मॉल y1। कैपिटल Y1 होता है नेक्स्ट स्टेट, स्मॉल y1 होता है प्रेजेंट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट को आप एक्साइटेशन वेरिएबल भी बोल सकते हो और प्रेजेंट स्टेट को एज ए सेकेंडरी वेरिएबल भी बोल सकते हो। ड्राइव द बुलियन फंक्शन फॉर एस आई एंड आर आई इनपुट इन ईच लैच। अब बच्चों देयर आर टू इनपुट्स ओनली, आर एंड एस। सिंगल लैच यूज होती है, एक ही लैच है। अब मुझे आर और एस के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखने हैं। जैसे आर के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे होगा, दिस इज एक्स, आगे नोट गेट लगाया है, एक्स 1 बार। इसी तरह से आप एस के लिए भी लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख लोगे। एस के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा दिस इज x1, दिस इज x2 बार। इन दो इनपुट्स के बीच में एंड ऑपरेशन होगा, x1 इंटू x2 बार। अब बच्चों ये जो लैच बनी है ये नॉर लैच से बनी है। इसी तरह से लैच नैंड गेट की हेल्प से भी बन जाती है। फिर आपको कंडीशन चेक करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट्स के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर दिया। अगर ये जो मेरी इनपुट्स है एस आर, इनके बीच में मैं एंड ऑपरेशन करता हूं और रिजल्ट आता है 0 फॉर ईच नॉर लैच, तो इसका मतलब सर्किट प्रॉपरली ऑपरेट करेगा। इसी तरह से अगर ये लैच नैंड गेट की हेल्प से बनती, तो उस केस में ये जो इनपुट्स है उन इनपुट्स का मैं पहले बार लेता, बार मतलब नोट गेट में अप्लाई करता, फिर एंड ऑपरेशन लेता, और अगर रिजल्ट 0 आता तो सर्किट प्रॉपरली ऑपरेट करता। अगर ये दो कंडीशनें सेटिस्फाई नहीं होती, ये कंडीशन है नॉर लैच के लिए और ये कंडीशन है नैंड लैच के लिए, तो उस केस में ये पॉसिबल था कि सर्किट प्रॉपरली ऑपरेट नहीं करता। इफ अबव कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, देयर इज पॉसिबिलिटी दैट सर्किट मे नॉट ऑपरेट प्रॉपरली। अब उस कंडीशन का क्या मतलब है, जैसे नोर लैच, दिस इज नोर लैच, एस आर शुड बी 0। अब नोर लैच में क्या होता है, ये जो इनपुट्स है एस आर, अगर मैं इनको लॉजिक 1 अप्लाई कर देता दोनों को, तो उस केस में जो आउटपुट मिलती थी वो मिलती थी इनवैलिड। तो अगर मैं पहले कंडीशन चेक कर लेता कि एस आर इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है कि नोर लैच में जो इनपुट्स हैं वो हैं 0 0 0 1 1 0, तभी एंड ऑपरेशन 0 हुआ। और उस केस में एस और आर 1 1 कभी भी अप्लाई नहीं हुए, एंड ऑपरेशन 0 है। अगर एस और आर 1 1 होते तो एंड ऑपरेशन क्या होना था, 1। नोर लैच के केस में इनपुट्स के बीच में लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर दिया, अगर ये 0 आता है तो मतलब ये 1 1 अप्लाई नहीं हुआ और जो सर्किट है वो प्रॉपरली ऑपरेट करेगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर नैंड गेट होते, नैंड लैच के केस में एस आर को कभी भी इकट्ठा 0 0 अप्लाई नहीं करते। अगर 0 0 अप्लाई करते तो उस केस में इनवैलिड स्टेट मिलनी थी। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नैंड गेट लगे हैं और मैंने कैलकुलेट कर ली है एस और आर के लॉजिकल एक्सप्रेशन। अगर उनका मैं एंड ऑपरेशन कर देता, एंड ऑपरेशन कैसे करना, एस बार और आर बार, अगर ये 0 के बराबर होता तो सर्किट प्रॉपरली ऑपरेट करता। अब 4 इनपुट कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब बच्चों इन इनपुट्स के लिए एंड ऑपरेशन होगा 0। अब चेक कर सकते हो, जैसे 1 1 एस बार है तो 1 बार मतलब 0, 1 बार 0 0 एंड 0.0 0 आता, इसके लिए भी 0 आता, इसके लिए भी 0 आता, पर 0 0 के लिए ये एक्सप्रेशन आना था 1। 0 बार 1 0 बार 1 1.1 1 आना।
तो अगर एस बार और आर बार हो जाता 0 तो उस केस में इनपुट में केवल यही 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन अप्लाई होने थे, ये 0 0 अप्लाई नहीं होना था, तो सर्किट प्रॉपरली ऑपरेट करना था। तो इसीलिए बच्चों आगे मैंने लिखा है फॉर नोर लैच, अगर मैं एस आर के बीच में एंड ऑपरेशन करता हूं और रिजल्ट 0 नहीं आता, इसका क्या मतलब है, एस 1 है और आर 1 है, इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन करो तो रिजल्ट 1 आएगा, मतलब 0 नहीं आएगा। तो उस केस में आपको ये लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज करना है। तो इसका ड्रॉबैक ये होना था, इट में भी पॉसिबल सर्किट प्रॉपरली ऑपरेट नहीं करता। प्रॉपरली ऑपरेट क्यों नहीं करता, इस केस में S1 और R1 दोनों 1 थे और जो आउटपुट मिलनी थी वो इनवैलिड मिलनी थी। इसी तरह से नोर लैच के केस में अगर SR 0 0 आ जाता तो आपने ये लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज करना है, y = s + r बार बाई। इसका मतलब ये है कि S1 और R1 अप्लाई नहीं हुआ और सर्किट प्रॉपरली ऑपरेट करेगा, तो आपको ये लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज करना है। और ये लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे आए इसको मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। इसी तरह से नैंड लैच के लिए अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 नहीं होता तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज करना, अगर 0 हो जाता तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज करना, ये दोनों लॉजिकल एक्सप्रेशन सेम है। नैंड लैच में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, दोनों लॉजिकल एक्सप्रेशन सेम है। पर बच्चों अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, इट में भी पॉसिबल सर्किट प्रॉपरली ऑपरेट नहीं करता। इस कंडीशन में क्या होना था, दोनों ही एस और आर 0 होने थे। और नैंड लैच के केस में अगर 0 0 अप्लाई करते हैं तो इनवैलिड स्टेट मिलती है, और इस केस में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी थी। अगर आप एस बार और आर बार का एंड ऑपरेशन करते और रिजल्ट 0 आता तो सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। इस केस में सर्किट में 0 0 अप्लाई नहीं होना था, केवल यही 3 कॉम्बिनेशन अप्लाई होने थे। उसके बाद बनाया जाता है ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल में क्या होता है, ये जो प्रेजेंट स्टेट है इनको हम रो में लिखते हैं और ये जो प्रेजेंट इनपुट है इसको कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं। अब थोड़ी देर में मैं न्यूमेरिकल करूंगा, इसको मैं वहां पर बता दूंगा। आगे है प्लॉट द वैल्यू ऑफ वाई। इसका क्या मतलब है, जैसे इस सर्किट में केवल एक ही कैपिटल बाई 1, अगर इस सर्किट में 3 लैच यूज होती तो आपको कैपिटल बाई 1, बाई 2 और बाई 3 के लिए अलग अलग ट्रांजिशन टेबल बनाना था और बाद में उस ट्रांजिशन टेबल को आपस में अटैच कर लेना था। तो यही लिखा है प्लॉट द वैल्यू ऑफ कैपिटल वाई। और लास्ट में क्या करना था, सर्कल ऑल द स्टेबल स्टेट सच दैट नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट, द रिजल्टिंग मैप इज देन ट्रांजिशन टेबल। और ट्रांजिशन टेबल की एंट्री में जहां नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल होती वहां आपने सर्कल लगा लेते। अब बच्चों ये हमारे पास एक असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट दिया है। इस असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट के लिए मुझे ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करना है और इस असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में एसआर लैच यूज हो रही है एंड दिस इज एसआर लैच व्हिच इज इंप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ नोर गेट्स। So there are two present inputs x1 and x2. These are the NOR gates, these are the AND gates and this is NOR gate SR latch. By default output इस टर्मिनल में लेते हैं, तो इनपुट का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, R1 ऊपर लिखते हैं, S1 नीचे, R2 ऊपर, S2 नीचे। अब बच्चों पहला स्टेप क्या होता है, जो लैच की आउटपुट है उसको मुझे कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करना है, तो दिस इज फर्स्ट लैच। अब ये जो आउटपुट है इसको कैपिटल Y1 से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से ये जो लैच है, ये जो आउटपुट है इसको कैपिटल Y2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगला स्टेप क्या है, मुझे फीडबैक पाथ देखने हैं। असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, फीडबैक पाथ यूज होते हैं। अगर मैं फीडबैक पाथ को देखता हूं तो बच्चों एक फीडबैक तो यहां से उठा, इस एंड गेट के इनपुट में अप्लाई किया है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, स्मॉल y1। दिस इज नेक्स्ट स्टेट, दिस इज प्रेजेंट स्टेट। और आप कैसे बता सकते हो कि कोई सर्किट असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट है कि नहीं, तो उसके लिए पहले तो आपको फीडबैक देखनी है। अगर उस सर्किट में फीडबैक है, फीडबैक मतलब आउटपुट अगेन इनपुट में अप्लाई कर रहे हैं, तो वो होगा असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। और साथ में दूसरी कंडीशन क्या है कि जो मेमोरी एलिमेंट यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तो लैच यूज होती है, उसमें कोई भी क्लॉक सिग्नल यूज नहीं करना है। अब अगेन दिस इज कैपिटल Y2, ये जो आउटपुट उठाई है इस एंड गेट की इनपुट में अप्लाई की है, तो ये क्या बनेगा, स्मॉल y2। अगेन दिस इज कैपिटल Y1, यहां से आउटपुट उठाई, इस नोर गेट की इनपुट में अप्लाई किया, तो दिस इज स्मॉल y1। मैं सभी वैल्यू लिख रहा हूं। दिस इज कैपिटल Y2, ये आउटपुट उठाई, इस नोर गेट की इनपुट में अप्लाई किया, दिस इज स्मॉल y2। मैंने कैपिटल Y और स्मॉल y डिफाइन कर दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मुझे R1, S1, R2 और S2 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखने हैं। पहले मैं R1 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखूंगा। R1 का लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा, ये नॉट गेट है तो दिस इज x1 बार। अब ये सेकंड इनपुट कहाँ से आ रही है, आप देखो यहाँ से आ रही है, दिस इज x2, आगे नॉट गेट है x2 बार।
अगेन दिस इज x2 बार। तो एंड ऑपरेशन होगा, इन दो इनपुट्स के बीच में एंड ऑपरेशन होगा x1 बार इंटू x2 बार। इसी तरह से S1 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं। S1 के लिए देखते हैं तो ये इनपुट कहाँ से आ रही है, आप देखो x1, दिस इज बाई टू, इन दो इनपुट के बीच में एंड ऑपरेशन हुआ x1 इंटू बाई टू। R2 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन देखते हैं, R2 एंड ऑपरेशन है, दिस इज बाई वन, ये इनपुट है x2 बार, तो एंड ऑपरेशन होगा बाई वन इंटू x2 बार। इसी तरह से S2 देखते हैं, S2 है, एक तो यहां से आ रहा है x1, दिस इज x2, दो इनपुट के बीच में एंड ऑपरेशन होता है, तो दिस इज x1 इंटू। बच्चों ये जो लैच है ये नोर लैच है, और पिछले लेक्चर में मैंने बताया था नोर लैच में अगर R और S में मैं लॉजिक 1 अप्लाई कर देता हूं तो जो आउटपुट मिलती है वो मिलती है इनवैलिड। तो अगला स्टेप क्या होता है, इन दो इनपुट के बीच में पहले एंड ऑपरेशन करना होता है, R1 इंटू S1। अगर एंड ऑपरेशन आ जाता है 0 तो इसका मतलब ये है कि ये लैच प्रॉपरली ऑपरेट करेगी। इस लैच में कभी भी R1 और S1 में लॉजिक 1 इकट्ठा अप्लाई नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं, R1 क्या है, x1 इंटू x2 बार, ये R1 का लॉजिकल एक्सप्रेशन है, और S1 का लॉजिकल एक्सप्रेशन है x1 इंटू बाई टू। अगर मैं एंड ऑपरेशन करता हूं बच्चों, x1 इंटू x1 बार, a इंटू ए बार होता है 0। जब a इंटू ए बार 0 हो जाता है तो इसका मतलब x1 इंटू x1 बार 0 होगा, तो ओवरऑल होगा 0। अब जैसे ये 0 होगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस सर्किट में कभी भी लॉजिक 1 इकट्ठा अप्लाई नहीं होगा। तो इस केस में यहां पर जो लॉजिकल एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, तो आप देख सकते हो जब SR 0 होगा तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज करना है, S प्लस R बार बाई। अगर 0 नहीं होता तो इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को यूज करते, और इस लॉजिकल एक्सप्रेशन में दिक्कत क्या होनी थी, उस केस में S1 होता, R1 होता, और आउटपुट क्या मिलती उस केस में, इनवैलिड। तो इस तरह से कंडीशन नहीं हुई, हम ये लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज करेंगे। तो सेम यहां पर Y1 क्या होगा, S1 इनपुट प्लस R1 बार इंटू ये जो Y1 है। तो बच्चों ये जो कैपिटल Y1 है ये किसके इक्वल आएगा, S1 प्लस R1 बार इंटू Y1। अगर इसको मैं सोल्व कर लेता हूं तो Y1 किसके इक्वल होगा, S1 का लॉजिकल एक्सप्रेशन मैंने कैलकुलेट किया, दिस वन, x1 इंटू Y2 प्लस R1 बार, पहले R1 की वैल्यू देखते हैं, R1 है x1 बार इंटू x2 बार, और ऊपर है ये बार इंटू ये जो Y1 है, इसको मैं एक्सपेंड करता हूं, x1 इंटू x2 प्लस ये दोनों बार एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये क्या बनेगा, x1 डॉट का बनेगा प्लस, ये डॉट है बार है तो डॉट का बनेगा प्लस, ये दोनों बार एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, x2 इंटू Y1। अब Y1 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, x1 इंटू x2 प्लस x1 इंटू Y1 प्लस x2 इंटू Y1। अब मैंने Y1 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लिया, Y2 के लिए कैलकुलेट करते हैं। Y2 के लिए पहले ये कंडीशन देखेंगे क्या ये 0 बनते हैं कि नहीं, तो मैंने लिखा R2 इंटू S2, R2 क्या है, दिस वन, Y1 इंटू x2 बार इंटू S2 है x1 इंटू x2। अगेन बच्चों x2 इंटू x2 बार ये होगा 0, तो ओवरऑल होएगा 0। जैसे ये 0 आएगा मतलब ये लैच प्रॉपरली ऑपरेट करेगी, इस लैच में कभी भी 1-1 कॉम्बिनेशन अप्लाई नहीं होगा। 1-1 कॉम्बिनेशन अप्लाई क्यों नहीं होगा, यहाँ पर इनपुट्स के बीच में एंड ऑपरेशन किया है, अगर 1-1 अप्लाई कर देते तो एंड ऑपरेशन क्या आना था, 1, यहाँ पर एंड ऑपरेशन आता है 0, तो इसका मतलब यहाँ पर 0-0, 0-1 या फिर 1-0 अप्लाई होंगे, मतलब 1-1 अप्लाई नहीं होंगे। और आपको पता है 1-1 पे नोर लैच एज ए इनवैलिड ऑपरेट करती है। तो सिंपली बच्चों लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब Y2 का लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, यही होगा जब S2 R2 0 आते हैं, तो Y2 क्या होगा, S2 अब आ जाएगा S2, इसके लिए देखते हैं प्लस R2 बार इंटू Y2। Y2 क्यों बोला, दिस इज Y2 स्मॉल Y2, वैल्यू पुट कर लेते हैं बच्चों, S2 की वैल्यू क्या है, दिस वन, x1 इंटू x2, दिस इज आप देख सकते हो, प्लस R2 बार, R2 है
y1 इंटू x2 बार और साथ में ये बार आएगा इंटू y2। इसको सोल्व करते हैं, x1 इंटू x2 प्लस ये बार है तो ये आएगा y1 बार। ये डॉट है, डॉट का बनेगा प्लस, ऊपर बार है ना तो डॉट का बनेगा प्लस। ये दोनों बार एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो आएगा x2 इंटू y2। मल्टीप्लाई कर लो, x1 इंटू x2 y1 बार और साथ में आएगा ये y2 x2 y2। अब मैं आगे बनाऊंगा ट्रांजिशन टेबल। यहाँ पर टू प्रेजेंट स्टेट है, स्मॉल y1 एंड y2। अब इनको लिखना है रो वाइज। स्मॉल y1 और y2 की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 0 0 1 1 1 1 0। इसी तरह से टू इनपुट्स हैं x1 x2, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 0 0 1 1 1 1 0। आप देख भी सकते हो जो प्रेजेंट स्टेट्स हैं उसको रो वाइज रिप्रेजेंट करना है और जो इनपुट्स हैं उसको कॉलम वाइज। ये जो इनपुट्स थी x1 x2 इसको कॉलम वाइज अरेंज किया। इस कॉलम की वैल्यू 0 0, इस कॉलम की वैल्यू 0 1, इसकी 1 1 और जो प्रेजेंट स्टेट है उसको रो में लिखा। इस रो में प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू 0 0 है, इस रो में प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू 0 1 है। प्रेजेंट स्टेट को हमेशा रो वाइज लिखना है और प्रेजेंट इनपुट को कॉलम वाइज, ये याद रखना आपको। अब इसके अंदर जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, कैपिटल y1 एंड y2, इनको कंबाइन करके लिखना है। आप अलग अलग भी लिख सकते हो, मैं इकट्ठा ही कंबाइन करता हूं। मैं एक सेल की वैल्यू लिख लेता हूं। इस सेल के लिए स्मॉल y1 y2 है 0 0, x1 x2 है 0 0, तो कैपिटल y1 कैलकुलेट करते हैं। अब बच्चों सभी वैल्यू 0 हैं, x1 है 0 तो एंड ऑपरेशन है तो ये भी 0, ये भी 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0 0। अगेन y2 के लिए देखते हैं, सभी वैल्यू 0 है तो यहाँ पर कोई बार नहीं लगा है, ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर बार लगा है तो आप देख सकते हो y1 बार, y1 की वैल्यू, स्मॉल y1 की वैल्यू है 0 तो 0 बार होगा 1 इंटू y2, y2 अगेन 0 तो 0 इंटू 1 0, तो ये भी 0, ये भी 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 तो ये भी क्या आएगा 0। इसी तरह से मैं एक इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ। इस सेल के लिए स्मॉल y1 और y2 की वैल्यू है 1 0 और x1 और x2 की वैल्यू है 1 1। तो बच्चों देखते हैं, मैं यहां पर चेक करता हूं y1 क्या आएगा। x1 की वैल्यू है 1 इंटू y2, y2 की वैल्यू है 0 तो 1 डॉट 0 प्लस x1, x1 की वैल्यू है 1 इंटू y1, y1 की वैल्यू है 1। इसको चेक करने की नीड ही नहीं है, यहां पर हो रहा है और ऑपरेशन, ये होगा 0 1 डॉट 1 1, 1 प्लस एनीथिंग हमेशा 1 होता है तो यहां पर आएगा 1। इसी तरह से y2 चेक कर लेते हैं, x1 क्या है, x1 है 1 तो 1 डॉट 1 प्लस x2, x2 है 1, y2 क्या है, y2 है 0। अगेन इसको देखने की नीड नहीं है, 1 डॉट 1 होता है 1, 1 प्लस एनीथिंग ये बन रहा है 0 प्लस ये कुछ भी हो सकता है, 1 प्लस एनीथिंग 1 ही होता है तो ये आएगा 1। इसी तरह से आप बाकी वैल्यू लिख लेना। इसी तरह से आप सब वैल्यू के लिए चेक करोगे तो ये वैल्यूज आएंगी। अब अगला स्टेप क्या होता है, जहां नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट की इक्वल होती है वहां सर्कल गा लेना होता है। जैसे नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट की इक्वल है सर्कल, नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट की इक्वल है सर्कल, नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट की इक्वल है सर्कल, 0 1 मतलब सर्कल सर्कल, नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट की इक्वल है सर्कल, नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट की इक्वल है सर्कल, अगेन नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट की इक्वल है सर्कल, नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट की इक्वल है सर्कल। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर खड़ा हूं तो इस केस में नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल है सर्किट स्टेबल है। जब सर्किट स्टेबल है अब मुझे इनपुट में चेंज करना है। एट ए टाइम मैं एक इनपुट में चेंज कर सकता हूं, दो इनपुट में इकट्ठा चेंज कभी नहीं करना। जो असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं वो फंडामेंटल मोड में ऑपरेट होते हैं। तो मैं यहां से यहां जा सकता हूं, अगर x1 को मैं 0 रहने देता हूं, अगर x1 को मैं 0 रहने देता हूं और x2 में 0 to 1 चेंज कर सकता हूं, या मैं यहां से यहां जा सकता हूं। x1 में चेंज कर दिया, x2 सेम, यहां से यहां नहीं जाना। अगर मैं यहां से यहां जाता तो एट ए टाइम दोनों इनपुट को इकट्ठा चेंज करना पड़ना था और वो हम नहीं करते। जो असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट होता है वो जनरली फंडामेंटल मोड में ऑपरेट होते हैं। फंडामेंटल मोड में एट ए टाइम एक ही इनपुट चेंज होती है। तो इन सेल के अंदर जो वैल्यू लिखी है वो है कैपिटल y1 y2। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये है स्मॉल y1 y2, इसके अंदर जो वैल्यू है कैपिटल y1 y2। अगर इस सेल के लिए मैं टोटल स्टेट बोलता हूं तो टोटल स्टेट क्या होगा, y1 y2 इंटू x1 x2। डेट इज सिंपली इस सेल के लिए y1 y2 की वैल्यू है 0 1 और x1 x2 की वैल्यू 0 0। तो 0 1 0 0 इज द टोटल स्टेट फॉर दिस सेल। इस तरह से बच्चों अगर आपको कोई भी असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट दिया है और जिसमें लैच यूज हुई है
तो जो स्टेप मैंने अभी बताए तो उस तरीके से आपको सर्किट को सोल्व करना है। मेन आपको याद क्या रखना है, अगर लैच नोर गेट के थ्रू बनी है, एसआर के बीच में एंड आपने एंड ऑपरेशन किया, अगर रिजल्ट जीरो नहीं आता तो आपने इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को यूज करना है, अगर रिजल्ट जीरो आ जाता है तो इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को यूज करना है। नैंड लैच के केस में दिक्कत नहीं होती, इस केस में दोनों में लॉजिकल एक्सप्रेशन सेम है, बस आपको यही लॉजिकल एक्सप्रेशन याद रखना है। पर एक्चुअल में सर्किट प्रॉपर्ली ऑपरेट कब करेगा, इस कंडीशन में। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, सर्किट प्रॉपर्ली ऑपरेट करेगा। इस कंडीशन में क्या दिक्कत होगी, इस केस में एस और आर में 0 0 अप्लाई होता है, और जब एस आर 0 0 नैंड लैच में अप्लाई करते हैं तो इनवैलिड स्टेट मिलती है।